सबसे पहले तो इस चैप्टर में 3 शब्द हैं, इसके टाइटल में ही 3 शब्द हैं, ठीक है? सुप्रीम, ट्रुथ और कॉन्शियसनेस। सुप्रीम का अर्थ क्या है? हम लोग जब भी मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं तो सुप्रीम को उस सेंस में लेते हैं जिसे एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है? जो सबसे ऊपर हो, सब मतलब परम एक तरीके से, उसके ऊपर कुछ और नहीं हो सकता है। और ट्रुथ, ट्रुथ हम सभी लोग जानते हैं, सत्य को जानते हैं, और जिसके लिए वैदिक मंत्रों में ऋत शब्द का प्रयोग किया गया है, वेदों में उसे ऋत कहा जाता है, और ऋत को सत्य के साथ साथ एक प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के रूप में भी देखा जाता है कि जो भी ब्रह्मांड में नियम है या जिस तरह से भी दुनिया चलती है, उसको जो धारण करने की शक्ति है, जो उसकी नियामक शक्ति है, वो ऋत है। तो ऋत का ये जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है? और चित्त, चित्त जो शब्द है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रिंकी कह रही है। अभी आवाज ठीक है, ऑडिबल है, या मतलब क्या नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है या आवाज क्लियर नहीं हो रही है? कमेंट करके बताइए। आवाज फ्रेगमेंटेड जा रही है या अनक्लियर जा रही है? आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो परम, ऋत, चित्त, ये 3 शब्द इस एक कॉन्सेप्ट के लिए यूज किए गए हैं कि ये सबसे सुप्रीम है, ये ट्रुथ है और ये कॉन्शियस है, ठीक? अब ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका हिंट हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि हम ट्रुथ कॉन्शियसनेस सुपर माइंड के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो सुपर माइंड ही ट्रुथ कॉन्शियसनेस है या ट्रुथ कॉन्शियसनेस सुपर माइंड का कोई पावर है? तो इसके लिए अरविंद घोष कहते हैं कि ट्रुथ कॉन्शियसनेस जो है वो एक तरह से सुपर माइंड का एक पावर है जिसके थ्रू सुपर माइंड उन सभी बातों को जान पाता है, यानी जो एपिस्टमिक जो नॉलेज है या जो कॉन्सियंस है जिसको सुपर माइंड समझता है, वो किसके द्वारा समझता है, वो जो उसका पावर है, वही पावर है ट्रुथ कॉन्शियसनेस। उस पावर के बिना सुपर माइंड कुछ भी नहीं है। तो हमारा पावर ही हम है, यानी एनर्जी ही हमारा एग्जिस्टेंस है। जिस तरह से एग्जिस्टेंस ही कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ही ब्लिस है, उसी तरह से सुपर माइंड का जो पावर होगा वो भी सुपर माइंड का ही आइडेंटिकल होगा। इसलिए इन दोनों को सिनोनिमसली भी यूज किया जाता है, ठीक है? तो सुपर माइंड अपने आप में परम पुरुष, या हम जिसको डिवाइन कहते हैं, जिसको कई बार हम लोग गॉड भी कह के बात करते हैं, उनका एक नेचर है। और उस सुपर माइंड के पावर के रूप में हम ट्रुथ कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत आप अपने मॉड्यूल में देखिए एक एपिग्राफ से हुई है। एपिग्राफ को थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो टाइपिंग के दौरान एक लाइन उसमें मिस हो गई है, उसको आप फॉलो करिए कि वन सीटेड इन द स्लीप ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, a masked intelligence, blissful and the enjoyer of bliss, this is the omnipotent। इसके बाद 2 लाइन है जो आप अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, this is the omniscient and this is the omnipresent and this is the source of all। ठीक है, ये बार बार ये शब्द प्रयोग होते हैं, इनके अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं। omnipotent, omniscient और omnipresent का अर्थ क्या है, इससे आप परिचित हैं। यानी वो सर्वशक्तिमान भी है, वो सर्वज्ञाता भी है और वो सर्वव्यापी भी है, ठीक है? चैप्टर नंबर 15 सो व्हाट इज द सुप्रीम ट्रुथ कॉन्शियसनेस? ठीक, अगर ये आपके सवाल हो मन में कि क्या है ट्रुथ कॉन्शियसनेस, है क्या, तो अरविंद कहते हैं कि ट्रुथ कॉन्शियसनेस सुपर माइंड का एक नेचर है, और वो नेचर एक डिवाइन बीइंग का नेचर है जिसके द्वारा डिवाइन बीइंग या सुपर माइंड अपने आप को लॉर्ड या क्रिएटर समझ के क्रिएट करता है, एक वर्ल्ड क्रिएट करता है या सृष्टि करता है। और वो सृष्टि जो करता है वो अपने आप में से ही करता है, यानी सृष्टि का जो करता है वो सृष्टि का सिर्फ निमित्त कारण ही नहीं है बल्कि उसका उपादान कारण भी है, यानी सिर्फ एफिशिएंट कॉज नहीं है बल्कि उसका वो मटेरियल कॉज भी है। बनाने वाला भी वही है और जिन उपादानों से बना रहा है वो उपादान भी उसी के अंदर
समाहित हैं। जैसे मकड़ी को देखा है, मकड़ी जब अपना जाला बुनने के लिए वो कहीं और से, कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड से या बाहर से मैटर नहीं लेके आती है, वो अपने ही अंदर से एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ, एक द्रव पदार्थ का स्राव करती है और उसी के द्वारा वो अपने जाले को बुनती है। तो एक दुनिया बनाने का जो एक निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण उस दुनिया की या सृष्टि की। तो आपके सवाल का जवाब लास्ट में देंगे, आप एक बार पहले पूरा चैप्टर का जो जीस्ट है उसको समझ लीजिए। एक बार हम लोग पूरा चैप्टर देख लेते हैं कि इसमें अरविंद घोष के क्या विचार हैं। तो हो सकता है कि लास्ट की सुपर माइंड ही क्रिएटर है। वो जब क्रिएशन करता है तो वो अपने अंदर से ही क्रिएशन करता है, और वो क्रिएशन करने के लिए हमने कल भी इस बात को देखा था कि हम सुपर माइंड के लेवल पे बहुत्व से या मेनी से एक की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि एक से बहु की व्याख्या करते हैं। यानी हम वन से मेनी की व्याख्या करते हैं, ना कि मेनी से वन की। ठीक, तो सुपर माइंड के लेवल पर एक जो एक तत्व है, यानी जो एकत्व है, वो अपने आप को बहुत्व में मैनिफेस्ट कैसे करता है, या अपने आप को वो मेनी में कैसे विभाजित करता है, किस तरह से बहुत सारी चीजों में बढ़ जाता है, इसको समझने के लिए हमें उस पावर को समझना पड़ेगा, जो कि पावर सुपर माइंड के अंदर रहता है, और वही पावर सुपर माइंड को क्रिएशन करने के लिए एनफोर्स करता है। तो इन बातों को समझने के लिए हमें अब एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि माइंड किस तरह से क्रिएशन कर रहा था और सुपर माइंड किस तरह से क्रिएशन कर रहा था। कल का एग्जाम्पल शायद आप लोगों को याद होगा। कल के एग्जाम्पल में हमने आपको एक सिचुएशन दी थी कि एक सिचुएशन में आप अपने आप को ज्यूम करिए ढेर सारे रोल्स में, रोल या अपना एक पर्सनालिटी आप इमेजिन कर रहे हैं अपने दिमाग में। उस वक्त अगर ये सारी चीजें सिर्फ आपके दिमाग में एक साथ चल रही हैं, तो यहाँ पर टाइम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, टाइम स्पेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, क्योंकि सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही हैं। लेकिन आप अपने आप को ऐसे ज्यूम करिए, मान लीजिए कि एक सर्कल पे या एक लीनियर लाइन पे अपने आप को ज्यूम करिए कि आपका एक पर्सनालिटी यहाँ पर स्थित है, दूसरा पर्सनालिटी यहाँ पे है, तीसरा पर्सनालिटी यहाँ पे है। अब आप जब इस पर्सनालिटी से इस पर्सनालिटी को देखेंगे, यानी जब आपके बचपन का व्यक्तित्व आपके अभी के व्यक्तित्व से अगर इंटरैक्ट करे, अगर मान लीजिए ये बात आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, तो मैं आपको इसको इजी करने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, आप उससे शायद कनेक्ट करके इस चीज को समझ सकते हैं। कभी कोई ऐसी मूवी देखी है आपने जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने आप से ही बात कर रहा होता है अपने एक दूसरे रूप से, या कई बार हमारा उसमें मूवी में कोई सीन ऐसी चल रही हो जिसमें आपको दिखाया जा रहा हो कि किसी का दिल और दिमाग दो तरह की बातें कर रहे हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक ही व्यक्ति अपने आप को देखता है। या कभी आपके बचपन का कोई रोल है, कोई सीन है जो आपको इस वक्त आकर के कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। ठीक, तो अब आप जब एक पॉइंट से, यानी आपने 5 साल का एक बच्चा जो कि अभी 25 साल का हो गया है, अगर वो 5 साल के बच्चे के नजरिए से या 25 साल के अपने व्यक्तित्व के नजरिए से एक दूसरे को देखे और कन्वर्सेट करे, तो क्या होगा? दो चीजों का आपको आभास होगा। पहली चीज कि जब आप यहाँ से वहां की गति को देखेंगे, इस घटना को देखेंगे कि ये तो दूसरा कुछ है, यानी ये 5 साल का है और ये 25 साल का है, इसमें परिवर्तन है। सेल्फ की स्ट्रीमिंग एक है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तित्व का परिवर्तन है, और ये घटना दो घटनाएं हैं, दो मोमेंट में है, और यहाँ पर आपको टाइम का नॉलेज होता है। यानी हम अपने माइंड में कोई कॉन्सेप्ट सोच रहे हों या कई सारे कैरेक्टर सोच रहे हों, तो जब साइमल्टेनियसली सारे कैरेक्टर्स को एक साथ सोचते हैं तो हमें टाइम का आभास नहीं होता है, टाइम का वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं होता है या उसके इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक कैरेक्टर पर फोकस्ड हो जाते हैं या आप एक कैरेक्टर पर अटेंशन देते हैं ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर के, और फिर दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं, वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखते हैं, तब आपको वहां पे इवेंट समझ में आते हैं, चेंजेस समझ में आते हैं, और जैसे ही आपको चेंज समझ में आता है, वो इवेंट का फ्लो समझ में आता है, आपको टाइम का नॉलेज होता है। दूसरी चीज, आपको सिर्फ टाइम का नॉलेज ही नहीं, बल्कि एक यहाँ है और दूसरे से जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो आप ही हैं, आप ही का एक रूप है, आपके ही बचपन का और आपके ही यंग एज का दो इमेजेस आप आपस में कन्वर्सेट कर रहा है। लेकिन जब आप दोनों को अलग अलग करके एक दूसरे से देखते हैं, तो होता क्या है कि आपको समझ में आता है कि दोनों दो जगह पे स्थित हैं। यानी एक आपसे बाहर है
यानी दोनों एक दूसरे से बाहर हैं और फिर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बाहर दो चीजें अवस्थित होने का जो ये इमोशन है, या आप कह सकते हैं कि ये जो एहसास है, जो फीलिंग है, जो आप फील कर पा रहे हैं कि ये दो चीजें हैं, दोनों दो जगह पे स्थित हैं, वहां पे आपको स्पेस का नॉलेज होता है। क्योंकि जब कोई चीज एक ही जगह स्थित है, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस का आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने आप से बाहर किसी तत्व को देखते हैं, तब आपको स्पेस का ज्ञान होता है। तो टाइम और स्पेस का जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, या टाइम और स्पेस हमें जिस तरह से पता चलता है हमारे अपने नॉर्मल से माइंड में, इसी तरह से कॉम्प्रिहेंडिंग और अप्रीहेंडिंग माइंड की जो हमने बात की थी, वो सुपर माइंड के लेवल पे भी होता है। जो यूनिटी है, जो एकत्व है, जो हार्मनीज हैं, वो कॉम्प्रिहेंडिंग मानस। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंडिंग कॉन्शियसनेस या कॉम्प्रिहेंडिंग नॉलेज इस तरह के टर्म्स मिलते हैं, तो आप उस ज्ञान के या उस चेतना के आगे सर्वावधारक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और अप्रीहेंडिंग के लिए प्रज्ञान शब्द का यूज किया गया है। इंग्लिश टर्म में कॉम्प्रिहेंडिंग और अप्रीहेंडिंग नॉर्मली एंड जनरली एक ही सेंस में यूज होता है। इनके लिए, यानी आप इनको सिनोनिमस कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर इसके लिए दो शब्द गढ़े गए हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो सर्वावधारक का अर्थ होता है सर्व अवधारक, वह एक तत्व जिसमें सबकी अवधारणा हो, यानी ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग, ऑल परवेडिंग जिसको कह सकते हैं, या ऑल इनहैबिटिंग, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्प्रिहेंडिंग सुपर माइंड है। और जब वो सुपर माइंड अपने अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करके दूसरे कॉन्सेप्ट को देखता है, या दूसरे पे फोकस करके तीसरे को देखता है, तब वहां पर टाइम और स्पेस क्रिएट होता है। तो ये भी सुपर माइंड के ही दो फ्लो में आप यूं समझ सकते हैं कि अप्रीहेंडिंग माइंड का लेवल नीचे है और कॉम्प्रिहेंडिंग माइंड का लेवल ऊपर है। तो सुपर माइंड में भी आप अप्रीहेंडिंग सुपर माइंड के लेवल को जल्दी समझ सकते हैं, इसको जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, इसको समझना, इसको पकड़ना ज्यादा आसान है। जबकि कॉम्प्रिहेंडिंग माइंड के लेवल पे पहुंचना, उसको पकड़ना, उसको समझना, वो ज्यादा कठिन है, ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। ठीक। अब अब हम देश और काल के जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, उसको यूं समझेंगे कि दो चीजें हैं। एक तो गति हो रही है और गति के साथ चेंजेस हो रहे हैं। गति के साथ, या यानी कि एक पॉइंट पर आप अपने आप को स्टेबल करते हैं और वहां से देखने की कोशिश करते हैं अपने आगे या अपने पीछे। और जब आप स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस वक्त स्थाणु विस्तार की बात करते हैं, गतिशील विस्तार की बात नहीं करते हैं। ये विस्तार कैसा है, यानी मैटर, मैटर पे आपको फोकस करना है। आप ऐसे अपने आप को एक पॉइंट पे अज्यूम करते हैं और उसके चारों ओर की व्यवस्था कैसी है, उसके चारों ओर क्या क्या वस्तुएं हैं, या मैटर ऑफ फैक्ट्स क्या हैं, या उसके किस तरह के अफेयर्स हैं आपके चारों तरफ, उससे आपको स्पेस का ज्ञान होता है और इस तरह से देश और काल क्रिएट होते हैं। अब देश और काल की जब बात आ रही है और ट्रुथ कॉन्शियसनेस को हम पढ़ रहे हैं, तो एक सवाल जाहिर तौर पर दिमाग में आता है कि हम यहाँ पर देश और काल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परम ऋत चित्त की, यानी ट्रुथ कॉन्शियसनेस की, लेकिन हम बात करने लगे नॉलेज और उसके बाद कॉम्प्रिहेंडिंग सुपर माइंड, अप्रीहेंडिंग सुपर माइंड, टाइम एंड स्पेस एंड ऑल। तो ये सब क्यों आ रहा है? तो इनको बात मतलब इनकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप ये नहीं समझेंगे कि हमारा जो सुपर माइंड है वो किस तरह से अपने आप को समझता है, क्योंकि उसके अंदर तो सब कुछ है, क्रिएशन का सारा पावर उसके अंदर है, अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी उसके अंदर है, और वो खुद ही क्रिएटर है। वो अपने आप को तीन पॉइजेस यानी थ्री पॉइजेस में डिफ्रेंशिएट करने की पावर भी रखता है, वो अपने आप को जानता भी है। लेकिन वो अपने आप को जानता कैसे है, या वो ये कैसे जानता है, सुपर माइंड कैसे जानता है कि वो सब कुछ जानता है? यानी जैसे एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू वी नो दैट व्हाट वी नो इज ट्रू। हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो सही जानते हैं या गलत जानते हैं? इसलिए इन बातों को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सुपर माइंड में किस तरह से कॉन्सेप्ट अराइजेज होते हैं, या रियल आइडियाज कैसे आते हैं, उनका रियल एग्जिस्टेंस क्या होता है, उनको कहाँ से फोर्स मिलती है, वो रियल वर्ल्ड में कन्वर्टेड कैसे होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरमिंगलिंग है या इंटरकनेक्टेड है। और इसी को समझने के लिए हम यहाँ पे अप्रीहेंडिंग सुपर माइंड के तौर पर टाइम और स्पेस की चर्चा करते हैं।
अब हम ट्रुथ पर फोकस करते हैं कि ट्रुथ अगर देखें, हम सारे लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनके लिए ट्रुथ क्या है? आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है कि ट्रुथ इज बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो गलत नहीं है वो सही है। सत्य क्या है? जो असत्य नहीं है। जो भी असत्य नहीं है वो सत्य है, ऐसा कह सकते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो असत्य नहीं है वो सत्य है, या जो हम जितना जानते हैं भविष्य को लेके कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक। हम कहते हैं कि देख लेना ये होगा, अगले साल ये हो जाएगा, या आप कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं, कुछ चीजों को गौर करते हैं, किसी की एक्टिविटीज गौर करके मान लीजिए कहें कि ये भविष्य में बहुत आगे जाएगा, या किसी को कह दें कि ये इस तरह से रहेगा तो फेल हो जाएगा, ये पास नहीं होगा, इस तरह की कोई भी बात मान लीजिए, 1 2 3 या ABC कुछ भी। तो इस तरह के जो प्रेडिक्शंस होते हैं जो आज हम करते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन सम फैक्चुअल या सम इन्फरेंसेस काइंड्स ऑफ नॉलेज, और उसके बाद हम ये कह दें कि 2 साल बाद अगर वही चीज होती है जो आज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या इन्फर कर रहे हैं, और 2 साल बाद वैसा ही कुछ हो जाता है, तो आप ये कहेंगे कि देखा, हमने जो कहा था वो सही कहा था, या हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। नॉर्मल ह्यूमन माइंड इसी तरह काम करता है। उसको क्या लगता है कि हम जो कुछ भी तोड़ मरोड़ के जो यहाँ पर अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर ऐसा ही हो जाता है तो मतलब हम सही हैं, ठीक। लेकिन सुपर माइंड के लेवल पर इसको सत्य नहीं माना जाता है। यदि आप अभी श्योर नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, और आप अभी अटकलें लगा रहे हो, कंजेक्चर्स हो आपके, या सिर्फ आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो कुछ चीजों पर, मतलब कुछ बातों के आधार पे, जैसे लोग सट्टा लगाते हैं कि ये टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी, या इस तरह की कोई भी चीज हमारे जीवन में जब हम लोग करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि सर्वद्रष्टा हैं, या हमें भविष्य दिख रहा है, या हम जानते हैं कि एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू बी हैपेंड, दिस इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, हमें लगता है कि ये जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, या सक्सेस के चांसेस ज्यादा है या फेल्योर के चांसेस ज्यादा है, उसी के आधार पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। पर क्या इसको कहा जा सकता है कि आप ट्रुथ जानते हैं या आपको ट्रुथ का नॉलेज है? तो शायद नहीं। इस तरह के किसी भी प्रेडिक्शंस को ट्रुथ नहीं कहा जा सकता। तो यानी कि हमारा जो माइंड है, नॉर्मल ह्यूमन माइंड, वो ट्रुथ को नहीं जानता है। अरविंद घोष कहते हैं कि ट्रुथ को जानने की जो क्षमता है, वास्तव में सत्य क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सुपर माइंड जानता है, हमारा माइंड नहीं जानता है। क्योंकि हमारे माइंड को तो आदत है छोटे छोटे चंक्स में बांट के चीजों के एक किसी पर्सपेक्टिव को देखने की, और हम किसी भी चीज को होल में इंटीग्रली किसी चीज को नहीं देख पाते हैं, उसकी संपूर्णता में नहीं देख पाते हैं। हम जब भी किसी किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, सारे हिस्सों का अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सबको एक जगह कंबाइन कर देंगे, और उसके बाद जो हमें नॉलेज मिलेगा उसको हम कह देंगे कि दिस इज द ट्रूथ अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। बट ये ट्रुथ नहीं है। तो फिर ट्रुथ क्या है? अब इसमें एक उदाहरण उन्होंने अपने चैप्टर में दिया है, बीज और वृक्ष का, यानी सीड और ट्री। अब नॉर्मल माइंड और सुपर माइंड कैसे काम करते हैं इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि एक बीज है। एरिस्टोटल को ध्यान में रखिएगा, उनकी एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, BA लेवल पर ही पढ़ा होगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा और फिर इसको कनेक्ट करिएगा। वहां पे एक बीज है और वो बीज वृक्ष बनता है। बीज में एक्चुअलिटी हिडन है, कि उसकी एक्चुअलिटी है कि वन डे दैट सीड विल बिकम अ ट्री, ठीक। और उसके अंदर पूरी पोटेंशियलिटी है, उस बीज में पूरी पोटेंशियलिटी है कि वो ट्री ही बनेगा। अब अरविंद घोष कहते हैं कि हर एक माइंड, यानी नॉर्मल ह्यूमन माइंड किस तरह से सोचता है, वो ये सोचता है कि जब उसे बीज को समझना है तो वृक्ष को समझेगा। कैसे? कि वो बीज किस वृक्ष से आया है, किस तरह के वृक्ष से आया है, कब आया है, कहाँ से उसको खाद पानी मिलेगा, उसकी पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी में बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है, तमाम उसके विश्लेषण करते हुए, उसके कई भाग करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए बीज से वृक्ष की और वृक्ष से बीज की व्याख्या
करेगा। लेकिन क्या इसी तरह से सुपर माइंड काम करता है? सुपर माइंड का भी क्या यही स्तर है कि वो बीज को जानने की कोशिश में वृक्ष को जाने या वृक्ष को जानने की कोशिश में बीज को जाने? तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी दोनों आपस में ही गुथे हुए हैं। हमें अगर बीज को जानना है या वृक्ष को जानना है तो ना तो हम बीज से वृक्ष को जानेंगे, ना ही वृक्ष से बीज को जानेंगे, बल्कि हम विश्व की व्यवस्था से, ऋत की व्यवस्था से दोनों को जानेंगे। यदि आप ऋत को समझते हैं कि ऋत किस तरह से विश्व की व्यवस्था करता है, किस तरह से वो क्रिएशन करता है, तब आप बीज की भी व्याख्या कर लेंगे और वृक्ष की भी व्याख्या कर पाएंगे, ना कि किसी रहस्यात्मक अनुभूति में खोए रहेंगे, जैसे कि आज हमारा माइंड आज तक नहीं समझ पाया। कई सारे इस तरह के मतलब साक्ष्य आते हैं, या साक्ष्य भी नहीं कह सकते, इन्फ्रेंसेस कह सकते हैं। साइंटिस्ट दावा करते हैं लेकिन जानते नहीं है, या जानते हैं या नहीं जानते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बट इस तरह की जो बातें आती हैं कि नहीं पहले मुर्गी आई फिर बाद में अंडा आया, या पहले वृक्ष आया होगा तभी तो बीज आए होंगे, क्योंकि बीज तो वृक्ष से आएगा। कुछ कहेंगे कि जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो बीज कहाँ से आएगा, बीज नहीं रहेगा तो वृक्ष कहाँ से आएगा। तो इस तरह की जो गुत्थियां हैं, जो पजल्स हैं, वो हमारे माइंड में हमेशा रहेंगे। ह्यूमन माइंड अरविंद घोष के अनुसार इस तरह की रहस्यात्मक या मिस्टीरियस गुत्थियों को सुलझाने में पूरी तरह से प्रवृत्त नहीं है, या आप कह सकते हैं कि सक्षम नहीं है। ह्यूमन माइंड का वो स्तर ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है कि वो इस पूरे विश्व की व्यवस्था को या इस तरह की जो रहस्यात्मक या गूढ़ात्मक जो गुत्थियां हैं उनको सुलझा सके। तो इसके लिए क्या जानना जरूरी है? तो वो कहते हैं इसके लिए सुपर माइंड को जानना जरूरी है। सुपर माइंड का कॉन्सेप्शन हम इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम पूरी विश्व व्यवस्था को समझें। पूरी विश्व व्यवस्था को समझने का मतलब है ऋत को समझना, और ऋत को समझेंगे, और ऋत चूंकि परम है, सुपर माइंड की शक्ति में ही वो मतलब अवधारक है, इसीलिए उसको सर्वावधारक भी कहते हैं। और ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक कि यहाँ पर एक फोर्स ना हो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं होगा तो ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती। ये सब जितनी भी बातें हो रही हैं, जितने भी प्रोसीजर्स यहाँ पर डील किए जा रहे हैं, वो सब एक तरह की क्रिया है। वो क्रिया कहीं पर संपन्न हो रही है, मान लीजिए वो क्रिया संपन्न होने की जो जगह है या जो स्थान है वो सुपर माइंड है, लेकिन वो पावर कहाँ है? वो पावर अगर नहीं रहेगा तो ये सब क्रियाएं धराशायी हो जाएंगी। तो उस पावर के तौर पे आपको कॉन्शियसनेस को मानना पड़ता है। फोर्स जो है वो कॉन्शियसनेस के ही साथ होता है। अब ये कहते हैं कि मान लीजिए सृष्टि हो रही है और किसी को व्यवस्थाकारी आत्मज्ञान, 3 शब्द ये लेते हैं, अनंत शक्यता, निर्देशनकारी सत्य और सामंजस्यपूर्ण आत्मदृष्टि। हिंदी के ये टर्म्स हैं। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं अनलिमिटेड या इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी, और निर्देशनकारी सत्य, इसको आप डायरेक्टिव ऋत कह सकते हैं, ऋत के सेंस में ले सकते हैं। और सामंजस्य पूर्ण आत्मदृष्टि का धर्म, यानी एक तरह का एट्रीब्यूट या एक तरह की क्वालिटी जो कि हार्मोनीज को या चीजों को हार्मोनियसली जोड़ने की एक आत्मदृष्टि या सेल्फ नॉलेज, सेल्फ विजन रखता हो। अब ये तीनों चीजें ही जरूरी है एक व्यवस्थापूर्ण सृष्टि के निर्माण के लिए। मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है, लेकिन अगर आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्टिव ट्रुथ नहीं है, तो क्या सृष्टि हो सकती है? यहाँ पर अरविंद घोष कहते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि बीज में पूरी तरह से पूरी पोटेंशियलिटी है, इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है एक वृक्ष बनने की, लेकिन फिर भी उसको एक डायरेक्टिव ट्रुथ की जरूरत है। उस वृक्ष में ये भाव निहित होना चाहिए, ये सेंस निहित होना चाहिए कि उस बीज को कौन सा वृक्ष बनना है। क्योंकि अगर यह निहित नहीं होगा, ये प्री डिटरमिन्ड नहीं होगा, प्री एग्जिस्टेड नहीं होगा, तो आप किसी भी बीज से कोई भी वृक्ष उगा लेंगे या किसी भी वृक्ष से कोई भी फल तोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इस पूरी सृष्टि में हर एक चीज का एक प्रॉपर वे पहले से प्री स्टैब्लिश्ड है, जिसको लाइबनिज अपनी भाषा में कहते थे प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनीज। आपने पढ़ा होगा इसको। इसका मतलब ये है कि ये लोग मानते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी सत्ता है, कोई एक ऐसी सत्ता है जो कि पहले से ही सभी चीजों में एक तरह की रैशनैलिटी पहले से डाल देता है। अब अरविंद घोष कहते हैं कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, नो मैटर दे आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमेट है कि इनएनिमेट है, किस तरह की चीजें हैं, नो मैटर व्हाट, लेकिन हर एक चीज रैशनली बिहेव कर रही है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि सब, आप अगर पूरी सृष्टि को अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो आपको लगेगा कि हर एक चीज जो है वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसके अंदर बुद्धि हो, किसी ने बुद्धि डाली हो। आपका पेन भी लिखने का ही काम करता है,
है ये निर्जीव, लेकिन ये भी इस तरह से काम कर रहा है जैसे इसको पता हो कि मुझे क्या करना है, जबकि ये निर्जीव है। इसी तरह ये कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज जिसमें जिसमें मैटर है, वो अनकॉन्शियसली उसमें, मान लीजिए कॉन्शियसनेस जीरो भी अगर आप वहां पर फील करते हैं या जीरो कॉन्शियसनेस वहां पर इम्पोज करते हैं, तो भी चाहे कोई वस्तु सेल्फ कॉन्शियस हो, हाफ कॉन्शियस हो या सब कॉन्शियस हो, लेकिन हर एक चीज इस तरह से बिहेव कर रही है मानो उनके पास एक तरह का माइंड हो। और ये इस चीज को बार बार ऐसे कहते हैं अरविंद घोष की ये जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन का, उसके थ्रू जो ऊपर की सत्ताएं हैं, जो ऊपर के तरह है, और ये फ्लो जो है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ये हमेशा चल रहा है। इसी वजह से वो जो मैटर है, जिसको प्योर जड़ आप कह सकते हैं, जड़ तत्व कह सकते हैं, उसमें भी सच्चिदानंद का उतना अंश है, भले ही वो आपको महसूस हो, महसूस ना हो, लेकिन वहां पर वो तत्व है और वो रियलिटी है, वो इसेंस है, वो कॉन्शियसनेस है, ऐसा अरविंद घोष कहते हैं। उनमें वो डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस भी बांट रखे हैं। ये चीजें हम आगे देखेंगे। अब जितना भी ये गति का विस्तार या स्थाणु का विस्तार है, जो हमें टाइम और स्पेस का एहसास कराता है, इन सब के थ्रू अब हम परम चित्त को जानने की कोशिश करेंगे। अब एक इसमें एक फैक्ट है कि अतिमानस का प्रथम क्रियाशील तत्व एक वैश्व दृष्टि है। अब अतिमानस का जो प्रथम क्रियाशील तत्व है, जिसे हम सुप्रीम ट्रुथ कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, वही एक वैश्व दृष्टि है, कॉस्मिक विजन है। कॉस्मिक विजन यानी कि आप जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या कॉस्मिक फोर्स की बात करते हैं, विश्व दृष्टि की या विश्व चेतना की बात करते हैं, वो एक ही चेतना है। यानी जो कलेक्टिव विजन है, जो कलेक्टिव फोर्स है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के फोर्सेस को या कॉन्शियसनेस को मिला के बना है, बल्कि वो कहते हैं कि एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही फोर्स अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारे में विभाजित करता है, और फिर वो बहुत सारे मिल करके उसी यूनिटी या उसी तत्व का हमें आभास कराते हैं। इतनी बातें हो गई। अब एक और चीज, ये सुपर माइंड जो है वो हमें किस तरह से नॉलेज देता है और हमारा माइंड हमें किस तरह से भ्रमित करता है। यदि हम मन के भ्रम से, यानी प्रॉपर ह्यूमन माइंड के भ्रम से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो हम सुपर माइंड के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि हम सुपर माइंड के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम इस कॉस्मिक जो सिस्टम है, जो विश्व व्यवस्था है, इसको कभी भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और इसी विश्व व्यवस्था को समझने की वो बात करते हैं, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है कि यदि आपको तत्व दर्शन हो गया, सारे तत्वों को यदि आप जान लेते हैं सीधे सीधे, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है? तत्व दर्शन करना है। तत्व दर्शन का मतलब कौन सी वस्तु क्या है, किसका अस्तित्व कितना है या क्यों है, या कौन सी चीज वास्तव में रियल है या अनरियल है, ये सारे जितने मेटाफिजिकल कॉन्सेप्शंस हैं, इन सब की बात यहाँ पर की जाती है। अब मेटाफिजिकली आप सभी जानते हैं कि मेटाफिजिक्स में नॉर्मली टाइम एंड स्पेस को कॉन्सेप्ट मात्र मानते हैं। कांट को भी आपने पढ़ा है, कांट ने भी कहा था कि टाइम और स्पेस जो है एक तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, देश काल इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। और हमारे भारतीय दर्शन में भी बहुत सारे जो दार्शनिक है, मेटाफिजिशियंस हैं, वो देश और काल को कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह ट्रीट नहीं करते, या ये नहीं कहते कि देश या काल जैसी कोई व्यवस्था ऑब्जेक्टिवली दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बल्कि वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ आवर माइंड। ह्यूमन माइंड कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जब वो चेंजेस देखता है, सक्सेशन ऑफ स्ट्रीमिंग या कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखता है, तो उसमें क्या करता है? टाइम को मान लेता है। जब वो मैटर के विस्तार को या एक्सटेंशन को देखता है, तो स्पेस को मान लेता है। या बहुत सारे मेटाफिजिक्स स्पेस को, टाइम को तत्व या द्रव्य की तरह भी देखते हैं। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इस पे आज भी चल रहे हैं। इवन साइंस में भी इस पर बात हो रही है कि क्या सच में टाइम एग्जिस्ट करता है, क्या सच में स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो अलग अलग दर्शन के, अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग थियरीज हैं, उस पर विचार करना हमारा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि अरविंद घोष का इस पर क्या कहना था। तो अरविंद घोष कहते हैं कि
हमारा माइंड क्या करता है ये देखिए, हमारा माइंड किसी एक स्थापित सत्य को साइंटिफिकली जब प्रूव कर दिया जाता है और हमें बता दिया जाता है, तो चूंकि यदि हम रैशनल हैं और हम एकेडमिक पर्सन हैं, हम पढ़ते हैं और जब ये जानते हैं कि साइंटिस्टों ने इसे प्रूव किया है, तो हम उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां भी क्या उस बात को उतनी ही आसानी से मानती हैं, या हमारे जो नॉलेज हो रहे होते हैं एक साथ, वो भी उस चीज को उसी तरह स्वीकार करते हैं? तो अरविंद घोष कहते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हेलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक थियरी। जियोसेंट्रिक थियरी आप सभी लोगों को पता है कि ये एक ऐसी थियरी है जिसमें ये माना जाता है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों चक्कर लगाती है। ठीक, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, अरविंद घोष कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन माइंड ऐसे सोचता है कि उसे तो एक्सपीरियंस हो रहा है, उसकी इंद्रियों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम तो एक जगह स्थित हैं और ये सूर्य जो है हमारे ऊपर आ रहा है, पीछे जा रहा है या आगे आ रहा है, ये सूर्य गति कर रहा है, हम गति नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये हमारी इंद्रियों को आभास होता है, लेकिन हमारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जियोसेंट्रिक थियरी इज नॉट करेक्ट एट ऑल, बट द हेलियोसेंट्रिक थियरी इज द राइट वन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है, हमने नहीं देखा टेलीस्कोप से तो अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने साइंस पढ़ा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम साइंस पढ़ते हैं, हमें ये पढ़ाया गया है कि ये थियरी ठीक है, इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं और इसीलिए आप उसको मानते हैं। लेकिन आपका जो माइंड है या आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उसे जैसा आभास होता है, आप उसी भ्रम में उलझ जाते हैं कि किसको सही माने। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सारे लोगों ने फील किया होगा, अगर कोई ट्रेन से यात्रा किया है तो ट्रेन से यात्रा करते समय अक्सर हमें एक तरह का भ्रम होता है। यदि हमारी ट्रेन खड़ी है और हम अगर खिड़की से बाहर देख रहे हों और बगल वाली ट्रेन चले, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ये एहसास हम सभी लोगों को होता है, हमारी इंद्रियों को तुरंत ये भ्रम हो जाता है, हम तुरंत क्विकली, हमारा माइंड ऐसे रिस्पॉन्ड करता है मानो हमारी ट्रेन चलने लगी, जबकि हमारी ट्रेन नहीं चल रही होती है। फिर हमें कोई जब कहता है कि अरे अपनी नहीं चली है, तो आप अगर दूसरी तरफ देखें, ऐसी दिशा में देखें जहां पे कि स्थिति एकदम स्टेबल है, जहां पे गति नहीं है, दूसरी डायरेक्शन में गति नहीं है, तो आपको कैसा आभास होता है? तब आपको आभास होता है कि आपको ये भ्रम हुआ था, ट्रेन वास्तव में आपकी नहीं बगल वाली चली थी। इस तरह के जो भ्रम होते हैं माइंड को, अरविंद घोष लिखते हैं कि हमारा जो माइंड है वो यदि किसी पूर्व स्थापित सत्य को यह समझकर मान भी लेता है कि ये कुछ वैज्ञानिकों या साइंटिस्टों या दार्शनिकों द्वारा स्थापित सत्य है और इसे स्वीकार करना ही है, तो बीइंग अ माइंडफुल पर्सन या बीइंग एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं उसे, लेकिन हमारी सेंस ऑर्गन जो है, हमारी इंद्रियां जो हैं, वो हमें बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस कराती हैं जिसके कारण हम मिस्ट्रीज फील करते हैं, मिस्टिकल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, या वो जानते हैं कि साइंस कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते, घोस्ट नहीं होते। ठीक, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी ना कभी होता है, या उनको ना हो तो मान लीजिए उनके बगल वाले को, उनके दोस्त को, उनके घर परिवार में किसी ना किसी को ऐसा कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा अचानक से, वो ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं भी होता है तो ये आखिर ऐसा कैसे हुआ, हमें ऐसा आभास कैसे हुआ। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें जो आपके साथ हो रही हैं, आपका सेंस ऑर्गन कॉन्स्टेंटली आपको एक बात को मानने के लिए प्रेरित कर रहा है और आपका माइंड दूसरी तरह की प्री इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ को मानने के लिए बिलीव करा रहा है। ऐसी स्थिति में अरविंद घोष कहते हैं कि सिंपली जो वर्ल्डली ट्रुथ हैं वो रिलेटिव होते हैं। यहाँ पर ट्रुथ, वर्ल्ड में, इस जगत में एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एब्सोल्यूट ट्रुथ अगर करता भी है तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का ही पार्ट, लेकिन हमारा माइंड उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को कैच करने में सामर्थ्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम उस सुपर माइंड को एक्सेप्ट करें, सिर्फ करें और उसको अचीव नहीं करें, तो होगा क्या कि हम उसके सारे कॉन्सेप्ट, जैसे आप सुपर माइंड के बारे में पूरी बात पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप सुपर माइंड के लेवल को महसूस कर सकते हैं? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस स्तर को टच नहीं किया, हमने उस स्तर को टच नहीं किया है। हम सारे लोग इसी दुनिया में, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। और अरविंद घोष कहते हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वी मस्ट गेट फ्री फ्रॉम द एरर्स ऑफ द माइंड क्रिएटेड बाय आवर ह्यूमन माइंड्स। ये तो यदि आप इससे फ्री हो जाते हैं, अगर अपने आप को इससे फ्री कर लेते हैं, तभी आप सुपर माइंड को समझ पाएंगे या सुपर माइंड के लेवल पर जा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं।
अब एक बात और है, जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी है, जिसके बारे में मॉड्यूल में भी दिखाया गया है कि ऐसा क्या होता है या ऐसी कौन सी स्थिति बनती है जब आपको नोवर, नोन और नॉलेज, इन तीनों का आभास एक की तरह होने लगता है। और आपको पता है कि इस समय यानी वर्ल्ड में इस समय आपको कभी भी ऐसा आभास नहीं होता है कि ये तीनों एक ही चीज है। आप मान लीजिए अपने आप को जानने की कोशिश करें, सिंपल सा प्रश्न होता है, लोग कहते हैं फिलोसफी इज ऑल अबाउट नोइंग हु आई एम। तो फिलोसफी में अगर आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप जब अपने आप को जानने के लिए जाते हैं तो आप अभी इस वक्त क्या है, नोवर की भूमिका में है। आप जानने वाले हैं, और किसको जानने जा रहे हैं, अपने आप को। तो आप ही क्या बन गए, ऑब्जेक्ट ऑफ दी नॉलेज बन गए। यानी हम जब अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो हम तो कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम नोवर हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम हैं क्योंकि नोन हो गए। और ये जो जानने की प्रक्रिया हो रही है, द नॉलेज प्रोसीजर इज ऑल्सो गोइंग ऑन विद इन माई माइंड, विद इन माई बॉडी, इसलिए ये तीनों एक हैं। हम नॉलेज भी हैं, हम नोन भी हैं या नोवेबल भी हैं, हम नोअर भी हैं। इसी तरह से हमारा माइंड जब एकात्म क्रिएट करता है, वास्तव में हम ये तीनों हैं, लेकिन ये कब के प्रोसीजर्स में ऐसा हो रहा है, जब आप अपने आप को जानने चल रहे हैं, ठीक। लेकिन आप जब दूसरे को जानने चलते हैं तब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तब आप भली भांति जानते हैं कि आप नोवर हैं और सामने वाले को जिसको आप जानने जा रहे हैं वो आप नहीं हैं, वो कोई और है। लेकिन जब आप अपने आप को जानते हैं तो ये घटनाएं घटती हैं। ये अप्रीहेंडिंग माइंड के लेवल पे होता है। तो अरविंद घोष कहते हैं कि सुपर माइंड का जो अपर लेवल है, जो कंप्रीहेंडिंग माइंड का लेवल है, वहां पे तो हमें अच्छी तरह से पता होता है कि सब कुछ एक ही है। क्रिएटर इज वन, क्रिएटेड इन मेनी एज वन, या सब कुछ, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं ब्रह्म में है, ब्रह्म सभी वस्तुओं में है। तो पहले तो दो लाइन आप इसी को वाइस वर्सा करके देख रहे हैं कि सभी वस्तुएं ब्रह्म में है, ब्रह्म सभी वस्तुओं में है। इससे एक जो डेरिवेशन होता है या जो एक्सट्रैक्ट होता है ट्रुथ, वो ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं ही ब्रह्म हैं। और यहीं से वो निकलता है कि एकम एव द्वितीयम नास्ति, एक ही सत्य है या ब्रह्म सत्यम। बस इतने पे ही रुक जाते हैं अरविंद घोष, वो जगत मिथ्या नहीं कहते हैं। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की जो त्रिपुटी है अप्रीहेंडिंग माइंड की, इसको भी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है। और वो जब अल्टीमेट लेवल पे, यानी माइंड, बॉडी और लाइफ, माइंड, मैटर एंड लाइफ का जो लेवल है, उसके ऊपर जब आप उठते हैं, उससे ज्यादा जब जानने की कोशिश करते हैं, जिसको आप अल्टीमेट कह सकते हैं, एक्सपीरियंसेस का अल्टीमेट जिसको कह सकते हैं, वो वास्तव में सुपर माइंड की एक सबसे निचली झलक होती है, यानी अप्रीहेंडिंग का लेवल होता है। यानी जैसे हमने कहा कि जब आप अपने आप को चलते हैं तब आप इस बात का आभास कर सकते हैं, अगर आप थोड़े कॉन्शियस हों या आप फुली फोकस्ड हो जाएं अपने ऊपर, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप ही नोअर हैं, आप ही नोवेबल हैं, और आप ही उस नॉलेज की पूरी प्रक्रिया को धारण किए हुए हैं। ऐसे में सर्वावधारक की अवधारणा उत्पन्न होती है, यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बीइंग है जो कि सब कुछ अपने ही अंदर धारण किए हुए है। और उसी बीइंग को वो सुपर माइंड कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, और उसी को वो गॉड, सोल और ईगो में विभाजित करके भी देखते हैं, क्योंकि उनको सृष्टि करवानी है और वो सृष्टि एक से कई में करवानी है। तो जब भी क्रिएशन होगा, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन होगा, हम ये देखेंगे कि एक कई में कैसे जाता है। इसकी अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, जब हम विकास प्रक्रिया पढ़ेंगे, इंटीग्रल अद्वैतिज्म पढ़ेंगे, या आगे इग्नोरेंस पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे, मॉर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे चैप्टर्स आपके बच्चे में, पूरा बुक सेकंड बचा हुआ है। तो उन सब में जब आप धीरे 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 इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे, तो अरविंद घोष का जो पूरा दर्शन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक एक चैप्टर में एक एक अवधारणाओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब एक बात और है कि यदि आप सबको जानना चाहते हैं, विश्व व्यवस्था को, पूरी विश्व व्यवस्था को जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, किसी एक बीज से वृक्ष को या वृक्ष से बीज को नहीं जानना चाहते, बल्कि आप पूरे टिलियोस को जानना चाहते हैं, पूरे कॉस्मोस को जानना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके उस जानने की पद्धति या आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी जिसके थ्रू आप उसको जानने की कोशिश करेंगे? तो इसके लिए एक कहावत है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ठीक। इसका अर्थ समझिए। कहा जाता है, अभी मैंने भी हाल ही में ये कहावत सुनी, लेकिन मुझे ये क्लिक किया, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पर रिलेवेंट है।
एक ही साध है सब सद है, एक के साध लेने से ही सब सद जाता है, और सब साध है सब जाए, सब साधने की कोशिश में सब चला जाता है। इसका क्या अर्थ है? अगर इसका अर्थ किसी नॉर्मल आदमी से पूछा जाए, लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के आंसर्स आ सकते हैं या आएंगे कि इसका मतलब है कि अगर हम एक ही गोल पे फोकस करें तो हम उसको अचीव कर सकते हैं आराम से, और यदि एक जगह पे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट हम हर जगह सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिंपल सा क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन, ठीक। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति एक ही साथ बहुत सारी चीजों को साधने की कोशिश करता है या हासिल करने की कोशिश करता है तो सारी चीजें उससे छूट जाती हैं। जैसे यदि आप खेल भी रहे हैं एक साथ, डांसिंग में भी जा रहे हैं, सिंगिंग में भी जा रहे हैं, पढ़ाई में भी जा रहे हैं, तो ना तो आपके एकेडमिक करियर बनेंगे हैं कि किसी एक फील्ड में आप माहिर नहीं बन पाएंगे, ठीक। लेकिन यदि आप किसी एक ही फील्ड पे रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने एक्टिंग करियर के लिए पढ़ाई छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए पढ़ाई छोड़ दी, और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई के लिए कभी जीवन भर खेल कूद किया ही नहीं, डांस गाने किए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र गोल क्या था, एकमात्र ध्येय क्या था? स्टडी करना या एकेडमिक्स। ऐसी स्थिति में ये तो नॉर्मल एक सेंस है। अब मेन बात यह है कि हर व्यक्ति, हर एक कॉमन इंसान कोई ना कोई एक चीज तो साध ही लेता है। हर व्यक्ति, चलो कुछ नहीं तो मान लीजिए सब्जी ही काटना, ठीक, सब्जी ही काटने में माहिर हो जाता है कोई एक व्यक्ति। तो क्या किसी एक चीज में माहिर होने से आप हर चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं या सब कुछ साध सकते हैं? तब यहाँ पर ये कहते हैं कि अब हमें आपको सुपर नेचुरल लेवल पर या सुप्रामेंटल लेवल पर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक चीज या एक वस्तु कौन सी है जिसे साधने पर सभी वस्तुएं सज जाती हैं, या वह एक साध्य कौन सा है जिसको साध लेने पर सभी साध्य पूरे हो जाते हैं। तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर उस एक की बात हो रही है जो कि मेटाफिजिकल एंटिटी है। और वो मेटाफिजिकल एंटिटी आप कुछ भी कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कह सकते हैं। वो उस एक एंटिटी को, या उसको प्रकृति कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, सुपर माइंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी अचीव्ड या देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन। तो आप सब कुछ कर लिए होते हैं और सब कुछ पा लिए होते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं या इस तरह की जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत किया जाता है। इन सब के कहने का जो मेन अर्थ था या जो कंक्लूजन था वो क्या था? कंक्लूजन ये है कि जो वर्ल्डली ट्रुथ है, यानी जो विश्व जगत का, इस सिंपली जो साधारण वाह्य जगत है, इसका जो ट्रुथ है वो ट्रुथ रिलेटिव ट्रुथ है। लेकिन सुपर माइंड के लेवल का जो सही था वो आज गलत हो गया। तो ये जितने भी वैल्यूज एंड वर्चूज या जितने भी तरह के सिस्टम्स जो एवर फ्लक्चुएटिंग हैं, जो एवर चेंजिंग है, हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स बदलते हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स बदलते हैं, इवन लीगल नॉर्म्स बदलते हैं, तो ये सब चीजें ट्रुथ पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि यदि ये ट्रुथ पे बेस्ड होती है तो ये बार बार चेंज नहीं होती, ठीक। ये ठीक उसी तरह का है कि बहुत सारी जगहों पे जो नॉलेज और कॉग्निशन का डिफरेंशिएशन है वो इसी स्तर पर किया जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि नॉलेज कभी गलत नहीं होता है, जो बाद में गलत हो जाए वो नॉलेज ही नहीं होता है, ठीक। क्योंकि नॉलेज का मतलब ही है कि एवर ट्रूथ, हमेशा जस्टिफाइड हो, हमेशा ट्रूथ हो। और अगर कुछ भी ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा हो, आज आज नॉलेज है, कल पता चला कि नहीं नहीं ये नॉलेज नहीं है, कुछ और थियरी आ गई यहाँ पे, ये कट गया, यानी ये खारिज हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ट्रुथ को वो कहते हैं कि ट्रुथ रित की तरह दृढ़ है, परम सत्य है, और वो उस सृष्टा का वो पावर है जो कि क्रिएशन करने में मदद करता है, ठीक। इसीलिए जो प्रज्ञानम ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है, या जो ज्ञान को हम ब्रह्म करते हैं, कहते हैं, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं, वो सब यहीं से शुरू होती हैं कि वेदांत ये कहता है कि आपको ट्रुथ को जानना है, सत्य को जानना है, ऋत को जानना है, और यदि आप उसे जान लेते हैं तो संपूर्ण विश्व व्यवस्था को जान लेते हैं, ठीक। लास्ट में इस मॉड्यूल के आप लास्ट पेज पे आप एक चीज देखेंगे, आपको ट्रुथ कॉन्शियसनेस से तीन चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक फिजिकल सब्सटेंस है, एक वाइटलिटी है, और एक मेंटालिटी है, ठीक। और उसके बगल में कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, वो कमेंट्स आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, आप उसको फॉलो करिए। These three, mentality, vitality and physical substances, are due to some faculty of the creative truth consciousness.
ये जो तीन फिजिकल सब्सटेंस, वाइटलिटी और मेंटालिटी हैं, ये तीनों क्या है कि ये क्रिएटिव यानी जो रचनात्मक ट्रुथ कॉन्शियसनेस है उसके किसी फैकल्टी के तीनों पावर्स हैं या उनके कारण ये उत्पन्न होते हैं, मेंटालिटी, वाइटलिटी एंड फिजिकल सब्सटेंस। और इसके साथ ही दिस फैकल्टी इज फाउंड इन अ सेकेंडरी पावर ऑफ द क्रिएटिव नॉलेज, और ये सभी, ये जो फैकल्टी है वो क्रिएटिव नॉलेज के सेकेंडरी पावर हैं। साथ ही इनके तीन और पावर है। कौन कौन से पावर है? प्रोजेक्टिंग, कन्फ्रंटिंग एंड अप्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस। यानी आप जिस तरह से माया के बारे में पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन करना या कन्फ्रंट करना या अप्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस बनाना, ये सब कुछ कहाँ से आता है? आप जितनी भी चीजें जानते हैं, यानी अब हम इसको ऐसे समझें, हमारी मेंटालिटी जो क्रिएट होती है, हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से विल करते हैं, हमारे कंक्लूजन जो हमारे सामने समझते हैं या उसके अकॉर्डिंग किस तरह से लाइफ लीड करते हैं, इन सब के पीछे जो फोर्स काम करता है वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस का है। क्यों? क्योंकि ट्रुथ कॉन्शियसनेस वो विश्व की नियामक व्यवस्था है जो कि सभी चीजों पर नजर रखे हुए है। अब आप यूं समझिए कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, निर्जीव, सजीव, बेकार, काम की चीज या जो कुछ भी, इवन कूड़ा कबाड़ा जो आप अपने घर से निकाल के फेंक देते हैं, वो सब भी रेगुलेट हो रही हैं, डायरेक्ट हो रही हैं एक सुप्रीम ट्रुथ के माध्यम से। और वो सुप्रीम ट्रुथ क्या है? वो है रित चित्त, जिसे आप ट्रुथ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक? और इसमें ट्रुथ कॉन्शियसनेस के द्वारा ही आप जितनी भी इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है, यानी जो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस के अंदर असीम अनंतता या शक्यता है, पॉसिबिलिटी है, तो जितनी भी हार्मनीज हैं जो हम सीख करते हैं या जो हार्मनीज हम स्टैब्लिश करते हैं इस दुनिया में, वो सब